बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम एसएसटी के अंदर जो भाग फर्स्ट है हमारा अतीत, उसमें लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए बच्चों। आज हम इसका 5th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्या नाम है बच्चों? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। चुनाव का दिन। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। एक लड़का है शंकरन, जब वह उठा तो उसने देखा कि जो उसके नाना नानी है वह कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। दरअसल क्या हुआ कि जब चुनाव के दिन जो बहुत भीड़ पड़ती है, इस वजह से वह सुबह जल्दी ही वहां पर पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। वो जो लड़का शंकरन था वह जानना चाहता था कि वे आज इतने उत्साहित, इतने खुश क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की। उसके जो नाना जी थे, क्योंकि वो जल्दी में थे इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की और कहा आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या जवाब दिया नाना जी ने? कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। इसके बाद है कुछ लोग शासन कैसे बने। कुछ लोग शासक कैसे बने, किस तरह से वह हमारे जो राज्य पर शासक बने हैं। तो बच्चों लगभग 50 वर्षों में हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव किससे करते हैं? मतदान के जरिए करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? लेकिन जो बहुत पुराने समय में लोग शासक किस तरीके से बनते थे, हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जब यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। लगभग 3000 साल पहले जो राजा बनने की जो इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ लोगों ने क्या किया? बड़े बड़े यज्ञ कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध जो यज्ञ है वह एक ऐसा ही आयोजन था। बच्चों आपको याद होगा कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो एक बार हमारे जो राजा हैं श्री रामचंद्र जी भगवान, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये भी वही यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें जो एक घोड़ा होता है उसको स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन किसकी देख रेख में? राजा के लोगों की देख रेख में। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनके ज़्यादा शक्तिशाली। अगर उस घोड़े को वहां से जाने दिया जाता था तो यह समझा जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा है वह उससे अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद जो राजा होते हैं उन सभी को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। जो यज्ञ था उसमें विशिष्ट पुरोहित बैठते थे और उनके द्वारा ही वह यज्ञ संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। उन्हें भिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते थे पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ कराता था वह राजा कैसा माना जाता था? बहुत ही शक्तिशाली। और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जो यज्ञ में सभी जो राजा आते थे वह सभी राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इन सभी जो आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था उसमें राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। उसमें जो राजा था उसको एक राज सिंहासन या बाघ की खाल का एक जो विशेष सिंहासन होता था उसके ऊपर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध के जो क्षेत्र में जो राजा को जो सारथी होता है वही उसका सहचर यानी उसका मित्र, सखा होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा को विजयों व अन्य गुणों का गान करता था। यज्ञ के अवसर पर जो वह राजा की विजयों व अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनके राण्य तथा पुत्रों को भी
भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा के जो सगे संबंधी थे, जो उनकी रानियां थी, जो उनके पुत्र थे, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का कर्म सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरा प्रक्रिया को देखना होता था। जो अन्य जो राजा आमंत्रित होने वाले जो राजा आमंत्रित वह भी होते थे, उनका कार्य केवल यही था कि वह बैठकर पूरी तरह से यज्ञ की प्रक्रिया को देखें। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष या वैश्य जैसे लोग उनके लिए, राजा के लिए क्या लेकर आते थे? उपहार लेकर आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। जिन्हें कैसा मानते थे? पुरोहित शूद्र। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब है वर्ण, कि किस तरीके से प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी, किस तरीके से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक है वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। इस समय जो उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसमें कई ग्रंथों की रचना हुई थी। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनके सामाजिक नियमों के बारे में भी इनमें बताया गया है इन ग्रंथों के अंदर। उस समय समाज में कई समूह थे। उस समय का जो समाज था प्राचीन समय का, उसमें कई प्रकार के समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, जहाँ पर कुछ पुरोहित तथा योद्धा कैसे थे? शक्तिशाली थे। वे कुछ शिक्षक और व्यापारी भी धनवान थे तथा उनमें कुछ शिक्षक, कुछ कृषक तथा व्यापारी भी कैसे थे? धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। शक्तिशाली कौन थे इसके अंदर? कृषक और व्यापारी। और निर्धन कौन थे? पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले, शिकारी। पुरोहित और इन लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। जो पुरोहित जो थे उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? पुरोहित लोगों ने उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, इसे वर्ण कहा जाता है। और इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। इनमें क्या थे? जिस वर्ण के, इन सभी वर्णों के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण आता है ब्राह्मण का। पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। उसका काम था वेदों का अध्ययन करना। क्या काम था उसका? ब्राह्मण का वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाना, यज्ञ करवाना, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। वे वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, जिनके लिए ब्राह्मणों को क्या मिलता था? उपहार मिलता था। और दूसरा था हमारे दूसरा स्थान था शासकों का। दूसरा स्थान किसका था बच्चों? शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। क्षत्रिय का क्या काम होता है? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्व तथा वैश्य थे। तीसरे स्थान पर कौन थे? विश्व या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। इनमें क्या आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान आता है शूद्रों का। सबसे लास्ट का जो स्थान है, अंतिम स्थान, वो किसका है? शूद्रों का। और इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना होता है। इनका काम क्या है? जो तीनों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों ही वर्णों की शूद्र को सेवा करनी होती है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। प्राय औरतों को भी शूद्रों का समान ही माना जाता है। जो ये औरतें थी सभी वर्णों की, इन सभी को भी शूद्रों के समान ही माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को भी वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। सभी महिलाएं और शूद्रों, इनको वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पुरोहितों ने माना कि जो सभी वर्णों का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है? उनके जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की स्थान ब्राह्मण होती है। अगर किसी के घर में जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण दंपति है, तो उनके जो द्वारा जो संतान होगी वह भी कैसी होगी? ब्राह्मणी होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। बाद में जो क्या हुआ? कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ ना कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। अछूत वर्गों में कौन थे? शिल्पकार,
शिकारी और भोजन संग्राहक। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। साथ ही इसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को जलाने और दफनाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों से कोई भी व्यक्ति संपर्क नहीं कर सकता था, किसी प्रकार की बातचीत मतलब ये चीज़ नहीं कर सकता था, इसलिए इन लोगों को अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई जो लोग थे उन्होंने जो ब्राह्मणों के द्वारा जो ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको पूरी तरह से नकार दिया। और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ जो राजा थे वे पुरोहितों से भी अपने आप को अधिक श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते। कुछ लोगों का मानना है कि जो जन्म के आधार पर जो ये वर्ण व्यवस्था हुई है वह बिल्कुल सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच उचित भेदभाव जो था उसको उचित नहीं मानते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कुछ लोगों का मानना था कि जो अनुष्ठान होता है उसको संपन्न कराने का सभी का अधिकार हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, कई लोगों ने छुआछूत की भी आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत ही कम थी और यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत ही सीमित था। इसके बाद है बच्चों जनपद। इसके बाद क्या है? जनपद। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों को जो कराने वाले जो राजा अब जन के राजा न होकर किसके राजा बन गए? जनपदों के राजा बन गए। जनपदों का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? जन के बसने का समय, जगह, जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। जो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन जनपदों की जो है बस्तियों की कई प्रकार से खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, आपके दिल्ली में जो है पुराना किला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा है, ये प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। जो वहाँ पे खुदाई करी तो उससे पता चला कि जो लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी मवेशियों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, चावल, गन्ना, तिल, सरसों सभी की खेती करते थे और ये फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? मिट्टी के बर्तन। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो बर्तन जो थे उनका कलर कैसा था? धूसर और लाल रंग का होता था। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। इन जो पुरास्थल है, जो प्राचीन स्थल है, इनसे हमें कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? चित्रित धूसर पात्र। देखो बच्चों, जो आपकी जो ये बुक है इसमें ये बताया गया है, ये रहा चित्रित धूसर पात्र। इस चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां मिलती हैं। जो ऐसा जो पात्र है इसमें कौन कौन सी? ज्यादातर थालियां और कटोरियां मिलती हैं। और ये पात्र बहुत ही पतली सतह, इनके आसपास की जो सतह है वो कैसी है? पतली सतह होती है और सुंदर और चिकने होते हैं। शायद इसका प्रयोग वो खास मौकों पर ही करते थे। खास जो कोई खास फेस्टिवल या कोई खास त्योहार पर ही इसका प्रयोग किया जाता था। और इनके नाम भी स्पष्ट हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। जो दूसरा जो पात्र है इसके जो ये ऊपर है चित्रकारी भी की हुई है और ये सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जो इसकी वो आकृतियां हैं वो कैसी बनी हुई हैं? सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों में ये बना हुआ है। ये हो गया जनपद। इसके बाद हम महाजनपद। अब महाजनपद किस प्रकार के थे? तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। लगभग 2500 साल पहले जो जनपद थे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्होंने महाजनपद कहा जाने लगा। फिर उनको क्या कहा जाने लगा बच्चों? महाजनपद। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियां होती हैं। अधिकतर जो महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। जो बहुत सारे जनपद मिलकर उनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। कई राजधानियों में क्या की गई थी? किलेबंदी भी की गई थी। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। इनके चारों ओर किलेबंदी कैसे करते हैं? इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने आप को वो समृद्धशाली मानते थे।
शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल होता था। इस तरह चारों तरफ दीवार करने से क्या होता है कि हमको किले के जो अंदर रहने वाले जो लोगों पर भी नियंत्रण होता है और सरल हो जाता है। और इस तरह से विशाल दीवार बनने के कारण व्यापक योजना भी आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। जब किले की दीवार बनाई जाती तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती? ईंटों पत्थरों की भी आवश्यकता पड़ती है और उसको बनाने में जो स्त्री पुरुषों तो बच्चों ने भी अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की भी इनको आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे। अब फिर क्या करा? राजा अब सेना भी रखने लग गए थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। सिपाहियों को पूरे साल भर वो लोग रखते थे, नियमित वेतन, हमें उन्हें टाइम पर उनको वेतन भी दिया जाता था। अब ये महाजनपद, ये देखो बच्चों, ये देखो ये दीवार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है कौशाम्बी किले की दीवार। ये किसकी दीवार है? कौशाम्बी किले की दीवार। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। कहाँ मिली है? आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उसके इलाहाबाद के पास मिली और ईंट की दीवार का अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। अब है इसके बाद कर। क्या है बच्चों? कर। अभी आधुनिक समय में कर को क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स। तो उस समय में भी वो लोग जो है, जो राजा है, वो जो अपनी जनता के ऊपर क्या लगाता था? कर लगाता था। क्या लगाता था? कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। जो महाजनपदों के जो राजा थे वह क्या बनाते थे? विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते। अब किले भी बड़े बना रहे हैं और सेना भी बहुत बड़ी रख रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए उनको प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी, इसके लिए उन्होंने क्या, उनको किसकी आवश्यकता पड़ी? कर्मचारियों को, लोगों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर, इसलिए जनपद के जो राजा थे वे लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने फिर अब नियमित रूप से वह कर वसूल करने लगे। फिर उन्होंने क्या करा कि वो उपहार पर ही निर्भर नहीं है। महाजनपदों के जो राजा थे वह मतलब अपने आप को उपहारों पर भी निर्भर न होकर के वह समय समय पर अब नियमित रूप से कर वसूल करने लग गए। फसलों पर कर किस पर लगाते थे वे लोग? सबसे पहले फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। जो फसलों पर जो कर लगाए जाते थे वे सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। क्योंकि जो अधिकांश लोग थे वे कृषक या खेती ही करते थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। जो उपज होती थी उसका 1/6 भाग जो है कर के रूप में देना पड़ता था, और जिससे क्या कहा जाता था? भाग। जिससे क्या कहा जाता था? भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों को या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने व बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ये इन सभी वस्तुओं पर क्या लगाए जाते थे बच्चों? कर लगाए जाते थे। इसके बाद कृषि में परिवर्तन। किस प्रकार उनकी कृषि में परिवर्तन हुआ? इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। इस जो युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल्के जो फाल थे वह किसके बनने लगे? लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाने लगा। पहले लकड़ी के फाल से जोतते थे, अब जो है लोहे के फाल से जोता जाने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। इससे क्या हो गया? फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। दूसरा जो है वो धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान को पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे। अब पहले की तुलना में बहुत ही अधिक संख्या में पौधे जीवित रहने लग गए, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लग गई। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता है। ये काम ज़्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर ही करते थे। ये काम कौन करते थे? ज़्यादातर तो दास, दासी या खेतीहर मजदूर ही इस काम को करते थे। अब है सूक्ष्म निरीक्षण। हम एक छोटा सा निरीक्षण करते हैं कि जो ये राज्य थे मगध, वज्जी, ये किस तरीके से राज्य थे। जो बड़े बड़े जो राज्य और राजधानियाँ थी वह कैसी थी? तो इसमें सबसे पहले है मगध। देखिए बच्चों, ये जो मैप दिखाई दे रहा है आपको,
महत्वपूर्ण जनपद, इसमें महाजनपद और नगर, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर या महाजनपद हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये रहा आपके मगध, दिखाई दे रहा है मगध, ये इसी के पास में वज्जी, इसी के पास में ये अंग, ये वैशाली भी बहुत एक बड़ा राज्य था उस समय, ये कौशाम्बी, ठीक है, ये कौशाम्बी, ये गंगा नदी आ रही है यहाँ से, ये सबसे बड़ा महाभारत काल का हस्तिनापुर है ना। फिर ये इसके पास में ये उज्जैन, अवंती ये आ रही है, अवंती के पास में ये उज्जैन, फिर ये नर्मदा नदी जा रही है, इसके पास में ये ताप्ती नदी जा रही है, ये महानदी, ये इसके पास में ही ये महानदी। जो ये बड़े बड़े जो जनपद थे ये बहुत बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर स्थित थे। इसमें सबसे पहले है मगध। अब मगध किस प्रकार का विशाल राज्य था, तो हमने मगध देखा अभी मैप के अंदर, तो लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 सालों के अंदर ही मगध जो है वह एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में उभरा, और सोन जैसी, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी जो नदियां थी वह मगध से होकर बहती थी। पहला यातायात, दूसरा जल वितरण और तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो दोनों नदियां बहती थी इनसे 3 प्रमुख मतलब हमको फायदे थे। पहला हमारे यातायात का, दूसरा हमारे जल वितरण का और तीसरा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मगध का जो एक हिस्सा था वह किससे भरा हुआ था, जंगलों से। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी यहीं से मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें भी थी। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में क्या थी, लोहा अयस्क की खदानें भी थी, जिससे हम मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए भी ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मगध 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे। मगध के 2 बहुत ही बड़े शक्तिशाली शासक थे। पहला था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। 2 शक्तिशाली सबसे बड़े राजा थे हमारे, एक तो था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये अन्य जो जनपदों को जीतने के लिए ये मतलब पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाते थे, हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक था। महाजनपद जो है एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। जो आज की जो है पटना है उसको वर्तमान में पाटलिपुत्र कहा जाता था। 2300 साल पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले क्या था, जो मैसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था वह विश्व विजयी बनना चाहता था, और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, पूरी तरह वह सफल नहीं हुआ हालांकि, लेकिन वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। भारतीय उपमहाद्वीप में ये व्यास नदी के किनारे पर पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, जब उसने मगध की ओर मतलब आक्रमण करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। तो जो उसके सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया, और वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। भारतीय शासकों के पास क्या थी, पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। अब दूसरा है वज्जी। पहला तो हो गया मगध शक्तिशाली राज्यों में, दूसरा है वज्जी। जैसा कि तुमने पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी था। उसके नज़दीक ही क्या था, वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, और वर्तमान में ये अपने बिहार वाला हिस्सा था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाता था, गण और संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। गण या संघ में जो है कई शासक होते हैं और इसमें लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। जिसमें सभी व्यक्ति जो वो शासन करते थे वे सभी राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। जब कभी शत्रुओं से कोई आक्रमण हो जाता है तो वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। कौन कौन नहीं लेते थे इसमें हिस्सा, तो स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। गण किसको कहते हैं, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कई सदस्य समूह के लिए किया जाता है। और संघ अर्थात संगठन या सभा। इसके बाद है बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में
बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। इसके बाद अजात शत्रु किस तरीके से था वह ऐसा व्यक्ति था। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजात जो शत्रु है वह किस पर आक्रमण करना चाहते थे? वज्जी संघ पर। और उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कोई 5 ये जो नियम नहीं अपनाते, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे। चौथा, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वज्जी के जो लोग हैं वह महिलाओं के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। कई जो शक्तिशाली राजा जो थे वह इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण तथा संघ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हुआ? गुप्त तथा संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। आई होप जो आज मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य समझ में आया होगा बच्चों। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।